निर्वाचन नीति। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और एक बार फिर से हम निर्वाचन नीति चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार माफ़ी चाहते हैं, ये हम जो चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, ये आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें, आपको देश के और देश के विभिन्न शहरों के जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको पता चलता रहे कि कौन कैसे, क्यों, कब, कहाँ देश के लिए, नागरिकों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है या ऐसा कार्य कर रहा है कि उसे हम चुनकर अपने संवैधानिक पदों तक पहुंचा सकें और अपने जनता के लिए, अपने देश के लिए और अपने देश की जिम्मेदारी, अपने देश के रिसोर्सों को इस्तेमाल करके जनता के लिए ज़रूरी चीज़ें मुहैया, संसाधन मुहैया कराने के लिए उनके हाथ में जिम्मेदारियां सौंप सकें। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शंस पर, जो कि वर्तमान में चल रहे हैं और 6 नवंबर को इसका पहला फेज़ हो चुका है और 11 नवंबर को इसका दूसरा फेज़ है। तो उससे पहले हम कुछ बात कर लें, जब ये विधानसभा इलेक्शंस की गहमा-गहमी चल रही थी या ये आने वाले थे या इनकी आने से पहले, इलेक्शन डेट अनाउंस होने से पहले जो चीज़ें थी, ज़रा उन पे हम रोशनी डालना चाहेंगे। जैसे कि हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करी थी या इस तरीके का प्रस्ताव रखा था कि जो भी इलेक्शंस हैं उनको छठ महापर्व के तुरंत बाद कराया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने का मौका मिले। क्योंकि जैसे कि बिहार के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कार्य अन्य प्रदेशों में करते हैं, अन्य शहरों में करते हैं, तो छठ महापर्व पे वो अपने घर तक आते हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए। और जो अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और चुनाव में वोट डाल सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो इस वजह से यह जो चुनाव है, नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होकर नवंबर के दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो रहा है। यह चुनाव छठ महापर्व के तुरंत बाद हो रहा है। और इस चुनाव के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ी सी रोशनी 2020 में जो चुनाव हुए थे बिहार के, उस पर डालेंगे। 2020 के जो बिहार विधानसभा चुनाव थे वो 3 चरणों में हुए थे। पहला चरण जो कि 28 अक्टूबर 2020 को था, जिसमें 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। और दूसरा चरण 3 नवंबर 2020 को था, जिसमें 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। और तीसरा चरण 7 नवंबर 2020 को था, जिसमें करीब 78 यानी कि 78 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। और 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी उसकी मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुई थी। ये 243 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे बिहार की 2020 में, वो 10 नवंबर 2020 को उसकी मतगणना हुई थी। और वर्तमान में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये 2 फेज़ों में होंगे, जबकि पहले ये 3 फेज़ों में हुए थे। इस बार इसका पहला फेज़ यानी कि जो पहला चरण है वो 6 नवंबर 2025 को पूर्ण हो चुका है और इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इसका जो दूसरा चरण है वो 11 नवंबर 2025 को होना है, जिसमें करीब 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। और 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग के बाद इसकी जो काउंटिंग है, जो रिज़ल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो 14 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा, जिसमें ये पता लगेगा कि सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है या फिर मिली-जुली सरकार बन रही है, किस दल की, किस गठबंधन की सरकार बन रही है। इसमें लगभग
इसमें लगभग 3 गठबंधन हैं जो चुनाव में पार्टियों के साथ अपना अलायंस करके उतरे हुए हैं। एक तो आपका एनडीए है जिसमें बीजेपी सहित 4 दल और हैं, और अ, एक आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो खुद ही बिना किसी पार्टी का चिन्ह लिए मैदान में उतरा हुआ है, परंतु वो एनडीए को समर्थन कर रहा है। और एक तरफ महागठबंधन के अंदर करीब 8 दल इकट्ठे होकर और साथ में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का समर्थन प्राप्त करके मैदान में उतरे हुए हैं और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं, जो करीब 5 दलों से मिलकर बना हुआ और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के समर्थन से बना हुआ गठबंधन है। और महागठबंधन में कुल 8 पार्टियां हैं और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद जीडीए, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके तहत 3 पार्टियां हैं और माफ़ी चाहता हूँ 4 पार्टियां हैं, जिसके तहत वो आपस में मिलजुल कर कुल 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसके बाद कुछ और पार्टी हैं जो इंडिविजुअली स्वयं अपने दम पर मैदान में उतरी हुई हैं, बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए और अपना लक आजमा रही हैं, अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जिसमें जन स्वराज पार्टी जो करीब 238 सीटों पर जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसने करीब 130 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं 243 सीटों में से, और एक आम आदमी पार्टी जिसने करीब 121 सीटों पर 243 सीटों में से अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं, और जनशक्ति जनता दल जिसने करीब 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। और ये पार्टियां सभी मिलकर कुछ गठबंधनों में शामिल होकर कुछ अपने निजी रूप से अपने दम पे मैदान में उतरी हुई हैं, जो बिहार के उज्जवल भविष्य का दावा करती हैं भविष्य में, और बिहार की जनता से बिहार का वो मांगती हैं एक तरीके से जनता की सेवा करने का मौका। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने जो जानकारी प्राप्त कराई है उसके अनुसार बिहार में लगभग 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 3 करोड़ 92 लाख यानी कि 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता हैं और 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता हैं। और पुरुष और महिला के अलावा जो थर्ड जेंडर होता है समाज में, थर्ड जेंडर से करीब 1725 मतदाता हैं और 7,20,000 दिव्यांग मतदाता भी हैं बिहार के अंदर, जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार के अंदर, वैसे तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश की सत्ता तक, यानी कि देश का जो मुख्य चुनाव होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है, उसमें जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होता है, उसमें प्रधानमंत्री की सीट तक, संसद तक पहुंचने के लिए बिहार और यूपी के रास्ता को मेन माना जाता है। और बिहार एक बहुत अहम रोल अदा करता है संसद तक पहुंचने में, देश के प्रधानमंत्री पद का निर्धारण करने में। उस राज्य के अंदर लगभग 4,04,085 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के अंदर 14,000 मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ऊपर है, और 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव में वोट कर रहे हैं। तो आप इस जानकारी को सुनिए, समझिए, बिहार का जो राजनीतिक गणित है उसे समझने का प्रयास कीजिए और समझिए कैसे देश के अंदर, बिहार के अंदर बदलाव लाया जा सकता है और कैसे कौन सा कैंडिडेट सही साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बिहार इलेक्शन और बिहार इलेक्शन में उतरे हुए जो प्रत्याशी हैं वो नाकाफ़ी हैं, नकारा हैं, या इस लायक नहीं है कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट उन्हें दे सकें या बिहार की जनता अपना महत्वपूर्ण वोट उन्हें दे सके, तो चुनाव आयोग ने आपको एक अधिकार दिया है। जो ईवीएम मशीन है उसमें सबसे अंतिम बटन जो होता है नीचे की तरफ, वो नोटा का होता है,
उसे आप दबा सकते हैं और ये अपना विरोध और अपना असहमति जता सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करते और हमें नहीं लगता कि ये बिहार के अंदर या देश के अंदर कोई बदलाव ला सकता है, समाज में रह रहे दबे कुचले पीड़ित वर्ग में कोई बदलाव ला सकता है। तो अब नोटा का बटन दबा के आइए, देश के चुनाव आयोग और देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, और देश की जनता में ये बताइए कि देश की जनता और बिहार की जनता इस टेबल से, जो प्रत्याशियों की टेबल हर पार्टी ने जारी करी है, उससे नाखुश है या कुछ कैंडिडेट से नाखुश है। उनमें क्या बदलाव होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किन लोगों को हमारे बीच में आके वोट मांगने चाहिए, उस हिसाब से उनके पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते। परंतु आप अपना वोट, अपना मत ज़रूर दर्ज कराएं, जाकर पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट ज़रूर डालें। और अगर आप असहमत हैं कि कोई कैंडिडेट आपके पैरामीटर्स के हिसाब से खरा नहीं उतरता चुनाव में उतरने के लिए, तो आप अपना नोटा का बटन दबा के आइए। आपको एक बटन दिया है कि आप अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, परंतु आप ये सोचें कि चुनाव में वोट डालने से कुछ नहीं होता और इस बहाने से आप घर बैठे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। इसको समझें और चुनाव में वोट डालने ज़रूर जाएं। धन्यवाद। आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। धन्यवाद।